तो आई होप सो हमने इलास्टिसिटी में पढ़ लिया था वेरी प्रिसाइसली एंड प्रॉपरली कि इलास्टिसिटी होती क्या है। तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है, वन इज प्राइस, अदर इज इनकम, थर्ड इज क्रॉस। अभी तो प्राइस इलास्टिसिटी चल रहा है हमारा, इनकम और क्रॉस नहीं आया है। इनकम और क्रॉस में कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं। कैलकुलेशन में हमने परसेंटेज मेथड पढ़ लिया था एंड देयर आफ्टर हमने पढ़ लिया था सो कॉल्ड व्हाट, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में तीन बातें पढ़ी थी, प्राइस बढ़े या घटे एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। कौन सी इलास्टिसिटी थी? यूनिटरी। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घट जाए। पैरेलल रिलेशनशिप कहां पे हुआ करता था? कहां पे हुआ करता था? इन इलास्टिक में प्राइस गोज डाउन, एक्सपेंडिचर गोज डाउन। गॉट इट क्लियर? और सो कॉल्ड इलास्टिक में रिलेशनशिप इनवर्स चलता था, प्राइस कम होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर घट जाएगा। वाज दैट मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? किसी को कोई समस्या यहाँ पे? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू टू द थर्ड मेथड। ये लिख लिया था हमने शायद। और थर्ड मेथड है हमारा व्हाट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। व्हाट? ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो ये हम कर चुके थे तो इसमें कुछ खास है नहीं। सो प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन, ज्योमेट्रिक ओब्लिक पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। तो अल्फ्रेड चाचू ने तो परसेंटेज मेथड दिया था। कुछ इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि हम मर जाएंगे तो दुनिया में हमें याद कौन रखेगा, तो उन्होंने दे दिया टोटल आउटले मेथड। कौन सा मेथड? टोटल आउटले। और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट आया जिन्होंने सोचा कि अगर हम टोटल आउटले जैसा कुछ बनाएंगे तो हमें चीटर बोला जाएगा। मैथ का परसेंटेज यूज करेंगे तो अल्फ्रेड मार्शल के लोग हमें क्रिटिसाइज कर देंगे, तो हम कुछ अलग करेंगे। तो उन्होंने क्या अलग किया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बनाया एक डिमांड का स्लोप टचिंग वाई एक्सेस एज वेल एज एक्स एक्सेस, और उस पे 5 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। कितने पॉइंट्स चलन? 5 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि डिमांड का स्लोप तो बनता है ऐसे ही भाई, इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ऊपर से नीचे ही आएगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी पॉइंट को हम कंसिडर कर लें, कोई भी पॉइंट ग्राफ में, तो वो पॉइंट दो ही बातें बताएगा बेसिकली, किस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी है। यस और नो चिल्ड्रन? प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी विल डिक्रीज, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी विल इंक्रीज। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो पहली टीम ने मैथ्स का कौन सा लॉजिक यूज किया? परसेंटेज। दूसरी टीम ने सिंपल अर्थमेटिक यूज की, बट क्वांटिटी को नहीं देखा, प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर को देखा, एक्सपेंस नहीं एक्सपेंडिचर बेसिकली। और इस टीम ने ग्राफ के कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो सबके पास अपने अपने तरीके थे बेसिकली चीजों को समझाने के लिए। तो प्लीज पुट द हेडिंग। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको स्लोप नजर आ रहा है चिल्ड्रन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन और घूमी टेढ़ी लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे परसेंटेज मेथड, सॉरी ज्योमेट्रिक मेथड। उसके बाद सो कॉल्ड आप लिखेंगे ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। व्हाट डिड आई से? ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर? हाँ सर, इक्वेशन में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। यस, लीनियर वर्ड का मतलब होता है पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली। तो आप सिंपल भाषा में लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। सो प्लीज पुट दिस वेरी क्विकली। चलिए, तो आई रिपीट द स्टोरी वंस अगेन चिल्ड्रन। मैंने आपको जैसे ही पहले बताया, पहले ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ने इलास्टिसिटी को समझाने के लिए कौन सा गणित इस्तेमाल की? परसेंटेज। दूसरी टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट ने एक्सपेंडिचर को लिया प्राइस के साथ, तो अर्थमेटिक यूज कर ली। तो तीसरे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि हमारे मरने के बाद हमारे बीवी बच्चे कुछ खा पी लें, बीवी घर में बर्तन ना मांगे और बच्चे सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल भीख ना मांगे, तो हम भी दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाएं जिससे जिंदगी भर रॉयल्टी हमारे टैक्स से हमको मिलती रहे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ग्राफ लेते हैं और ग्राफ में बनाते हैं एक डिमांड स्लोप। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो पहले लीनियर की स्टडी करेंगे, फिर नॉन लीनियर की, और हर पॉइंट पे देखेंगे कि इलास्टिसिटी कितनी होगी। इतनी समझ में आ गई बात? तो मैंने सबसे पहले आपको बोला ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस क्या है? इक्वल। मैंने बोला ना इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। व्हाट? इक्वी डिस्टेंट। तो assumption of this graph, assumption of this calculation is that all the points are drawn at equal distant or distance, सॉरी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, सो कॉल्ड यहाँ पे अब आपको एक फॉर्मूला लिखना है इलास्टिसिटी का। कैसे लिखेंगे आप फॉर्मूला? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है चिल्ड्रन, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। मैं पहले आपको इलास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर मैं फॉर्मूले पे चलूंगा।
रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। है बहुत आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ए पॉइंट टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ट्रू और फॉल्स? टच कर रहा है ना। और ई पॉइंट भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां पे इलास्टिसिटी के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एंड प्लीज राइट द फॉर्मूला। इट इज लोअर लाइन segment divided by upper line segment. Lower line segment divided by upper line segment. So this is the simple formula for calculating elasticity. हर पॉइंट पे आप सिंपली यही फॉर्मूला बस अप्लाई कर देंगे। कॉपी द फॉर्मूला क्विकली, फिर एक एक करके हर पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालते हैं। चलिए। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी का मेजरमेंट सिखाने वाला हूं। किस पॉइंट पे? पॉइंट सी पे। आपने मैथ्स तो पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। पॉइंट सी को ध्यान से देखिएगा। ये चिल्ड्रन, लोअर लाइन सेगमेंट नीचे का हिस्सा हो गया और अपर लाइन सेगमेंट ऊपर का। इज दैट क्लियर? फॉर्मूले को याद कैसे रखना है ये आपको क्लियर है। जो लोअर है वो लोअर पे नहीं है, वो अपर पे है, और जो अपर है वो अपर पे नहीं है। कहां है वो? लोअर पे। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा। सी पॉइंट पे लोअर लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलेंगे? सीई। यस और नो? और अपर लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलेंगे? सी ए। तो बच्चों सीई को जब आप सी ए से डिवाइड करेंगे, और अभी अभी मैंने आपको ग्राफ स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सारे के सारे पॉइंट जो प्लॉटेड हैं दे आर इक्विडिस्टेंट। मैं एक काम करता हूं, सबको बता देता हूं कि ये 2 सेंटीमीटर्स का गैप है। कितना? तो ये टोटल लेंथ ए ई कितनी हो गई बच्चों? 8 सेंटीमीटर्स। सीई की लेंथ क्या होगी? 4। और सी ए की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज 4/4 चिल्ड्रन? 1। और 1 इलास्टिसिटी किस केस में हुआ करती थी? यूनिटरी इलास्टिक के केस में। समझ में आ गया? नहीं समझे? पक्का? चलिए कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी चिल्ड्रन एट पॉइंट ए। नजर आ रहा है सबको? चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा चिल्ड्रन? ए होगा, ए ई होगा। एंड व्हाट वुड बी द अपर लाइन सेगमेंट? कुछ है ही नहीं सर। और तो आप इसको लिखेंगे बच्चों ए ओ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। लोअर लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है चिल्ड्रन? 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे आप। लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में करना है काम। और अपर लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या है? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी किस केस में हुआ करती थी इलास्टिसिटी? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। खोपड़े में बात गई। अब आते हैं बी पॉइंट पे। आपको बी पॉइंट पे इफ आई आस्क व्हाट इज द लोअर लाइन सेगमेंट, आपका जवाब क्या होगा? बीई। और इसका डिस्टेंस क्या है? 6 सेंटीमीटर्स। और अपर लाइन सेगमेंट क्या होगा? बी ए। तो इट इज चिल्ड्रन बीई अपॉन बी ए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीई चिल्ड्रन? 6। और बी ए की क्या है? 2। 6/2 कितना होता है? 3। तो इट इज मोर देन 1 और लेस देन 1? मोर देन 1 किस केस में हुआ करती थी इलास्टिसिटी? वेरी गुड, इट इज इलास्टिक। समझ में आ गई बात? डी पॉइंट पे चलते हैं। लोअर लाइन सेगमेंट आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? व्हाट 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 व्हाट? डी ई, लोअर लाइन सेगमेंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग? डीई का डिस्टेंस कितना है? 2। अपर लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों? डी ए। डी ए का डिस्टेंस क्या है? 6। 6/2 है या 2/6 है? 2/6 इज 1/3। 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.33। तो इट इज लेस देन 1 और मोर देन 1? लेस देन 1 किस केस में होता था? इन इलास्टिक। और आखिरी है पॉइंट ई। व्हाट इज द अपर लाइन सेगमेंट चिल्ड्रन? अपर लाइन सेगमेंट क्या है हमारा? अपर लाइन सेगमेंट ई ए। और लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? ई ओ। तो ऊपर 0 हो गया, नीचे 6 है। 0/6 क्या होगा? 0। 0 किस केस में होती थी? परफेक्टली इन इलास्टिक। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? चलिए बी क्विक। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये इलास्टिसिटी कौन मेजर करता होगा? मान लीजिए कि आपने ग्राफ तो बनाया था प्राइस और क्वांटिटी देखकर, और आपका डेटा खो गया न्यूमेरिकली।
आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है ही नहीं, सिर्फ ग्राफ है। तो ग्राफ जब प्रॉपरली प्लॉटेड होगा, आप स्केल रख के डिस्टेंस मेजर कर लेंगे हर पॉइंट का, एंड इजिली इट कुड बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट। समझ में आई बात? पक्का? तो सबसे ऊपर इन्फिनिटी है और सबसे नीचे 0, बीच में यूनिटरी, ये मोर देन यूनिटरी और ये लेस देन। तो जो टर्म्स यूज किए गए हैं कंटेंट के साथ, वो तो अल्फ्रेड मार्शल के ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसके सोर्स में चेंज हो गया। तो अभी तक था कि गंगा जी गौमुख ग्लेशियर से निकल रही हैं, गौमुख ग्लेशियर गल गया तो भाई गंगा जी हरिद्वार से निकल रही हैं। समझ गए? बी क्विक। एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी? एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी? चलिए, तो ये तो जो ग्राफ था ना, ये बड़ा सीधा ग्राफ था। क्या जरूरी है हमेशा आपको जीवन में सीधा ही ग्राफ मिलेगा? नो, कभी हो सकता है आपको टेढ़ा ग्राफ भी मिल जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि टेढ़े ग्राफ में इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होगी। सुनने के लिए तैयार सब लोग? बच्चों सुनने के लिए तैयार? चलिए, तो लिखिए व्हाट आई एम राइटिंग। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, I repeat, on a non-linear demand curve. चलन x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। और डी डी डिमांड कर्व ड्रॉ कर लीजिए। एक पॉइंट प्लॉट कर लीजिए डिमांड कर्व में के, एंड देयर आफ्टर आई लेट पीपल नो कैसे कैलकुलेट होगी यहाँ पे इलास्टिसिटी। चलिए, सो बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, मैं एक क्वेश्चन लोगों से पूछना चाहता हूँ। गमला देखा है आपने जिसमें पौधा लगा होता है? कभी कभी पौधा थोड़ा एक्सीडिंगली बड़ा हो जाता है तो वो बेंड होने लग जाता है, तो उसकी बेंडिंग को सही करने के क्या करते हैं? बांध देते हैं, सपोर्ट देते हैं, डंडी लगाते हैं। तो एक्चुअली ये मैथ्स के टैंजेंट का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के टैंजेंट का कॉन्सेप्ट है। टैंजेंट पता है क्या होता है? क्या होता है? सर्कल को छूते हुए। मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ ना, दिमाग में क्या कि टैंजेंट वाला सिर्फ समझ में आ गया, जो छूते हुए चला जाए। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब अगर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है बच्चों, तो एक फॉर्मूला आपके सामने था और आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है? लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट? अपर लाइन सेगमेंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? आंसर, लोअर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट, ये फॉर्मूला था। बट लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, याद है किसी को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? सिंपल एज दैट, लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, उसी को सेगमेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो भाई कोई एंड पॉइंट है ही नहीं है, तो निकल जा रहा है, और ये ऊपर भी जा रहा है, तो कोई एंड पॉइंट है? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह बनाया गया? आपको नहीं बताया गया। तो सो कॉल्ड कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो जब एंड पॉइंट नहीं है तो सेगमेंट नहीं बनेगा, सेगमेंट नहीं बनेगा तो क्या अपर लाइन और क्या लोअर लाइन। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालना बच्चों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या करें सर? ऑफ कर दीजिए लेक्चर, बस खत्म, अपने अपने घर जाओ सब लोग, मौज करके पकौड़ी टिकिया खाओ, बरसात का बढ़िया मौसम है। ऐसा नहीं करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कि ये टैंजेंट बन जाए। क्या बन जाए? टैंजेंट। एक पॉइंट मार्क करेंगे एम और एक पॉइंट मार्क करेंगे टी। खोपड़े में बात गई। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब तो आसान हो गया सब कुछ, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ? टैंजेंट तभी बनेगा, हमको इसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है ना बेसिकली। हम और कहीं इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकालना है तो फिर यहाँ एक टैंजेंट बनाओ। आपको चाहिए लाइन सेगमेंट। क्या चाहिए आपको? लाइन सेगमेंट। और ये तो स्लोप है, तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा? तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे लाइन सेगमेंट बने। तो जब आपने टैंजेंट बनाया तो के पॉइंट जो है वो मर्ज कर गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, के पॉइंट मर्ज कर गया। किसको मर्ज कर गया? कायदे से मर्ज करके दिखा देते हैं, पॉइंट एम टी लाइन को। तो के पॉइंट मर्ज कर गया एम टी लाइन सेगमेंट को। अब आपके लिए चीजें आसान हो गई। लोअर लाइन सेगमेंट क्या हो गया? डिस्टेंस के टी, और अपर लाइन डिस्टेंस एम के। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इट इज के टी अपॉन एम के। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस खाए बगैर। के टी बड़ा लाइन सेगमेंट है या एम के?
KT बड़ा लाइन सेगमेंट है, तो कहने का मतलब न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी है। बड़ा न्यूमरेटर छोटे डिनोमिनेटर से जब डिवाइड होगा तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा, 1 आएगा या 1 से कम आएगा, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा आ रहा है बच्चों, तो कौन सा केस हुआ, इलास्टिक। तो मेरे एग्जाम्पल में इलास्टिक आ रहा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये काम करें, सर हमको ना इलास्टिसिटी पॉइंट जे पे निकालनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पॉइंट जे पे निकालनी है तो एक टैंजेंट बनाते हैं। कहां पे टच करेगा वो पॉइंट, जे को। तो पॉइंट बना लेते हैं हम लोग बच्चों ए एंड बी। तो पॉइंट जे पे इलास्टिसिटी निकालने के लोअर लाइन सेगमेंट क्या होगा, जे बी, और अपर क्या होगा, जे ए। सर यहाँ पे देखने में ये थोड़ा छोटा लग रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। तो मान लीजिए कि आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा बच्चों, इक्वल टू 1, लेस देन 1 आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी कौन सी हो जाएगी, इन इलास्टिक। तो जिस पॉइंट पे भी इलास्टिसिटी निकालनी है, टैंजेंट बनाए बगैर काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। तो खैर आपको तो बस एक ही से मतलब है, आपको 10 कैलकुलेशन करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं। परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक यहाँ पे कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक, क्योंकि वो तब आएगा जब ये कहीं जाके वापस मुड़ जाए यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता। वो लीनियर में हो सकते हैं, नॉन लीनियर में नहीं हो सकते। रियलिटी में तो ऐसा कभी होता ही नहीं ना। हम परफेक्टली इलास्टिक में क्या पढ़ते थे, गिवन प्राइस पे कितना भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा भाग जाएंगे। प्रैक्टिकल है ये। 10 रुपए पे आप 100 यूनिट खरीदो, 150 खरीदो, 200 खरीदो, 250 खरीदो, क्या 11 रुपए में 0 खरीदोगे, क्या पागलपंती की बात है। तो रियलिटी में ये कंडीशंस नहीं चलती, समझना क्या। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था, प्राइस कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अब सोचिए प्राइस अगर बहुत ज्यादा होगी, क्या बेचारा कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएगा, क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएगा। तो वो रेयर कंडीशंस है, रियल लाइफ में जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, और करती भी तो शॉर्ट पीरियड के लिए। मोनालिसा की पेंटिंग की बिडिंग है, प्राइस कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे, डिमांड एक की ही होगी ना। मोनालिसा की पेंटिंग महंगी होगी, हम कम खरीदेंगे, और सस्ती हम ज्यादा खरीद लेंगे। अरे दुनिया में ये एक वो, तो कैसे आप कम और ज्यादा खरीद लेंगे। तो वो रेयर कंडीशन है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होती। ओके, चलिए बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। तो बच्चों समझ में आ गया सबको स्ट्रेट लाइन और नॉन लीनियर पे कैसे बनेगा हमारा इलास्टिसिटी का मेजरमेंट। चलिए, तो खैर आपके स्कूल लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में तो ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ यू हैव परसेंटेज मेथड इन द सिलेबस। गॉट इट क्लियर। बट हमने सब पढ़ लिया। अगली हेडिंग अपनी कॉपी में डालिए बच्चों, ये आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी, ये कंप्यूटराइज नोट्स में नहीं है। व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछना चाहूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ी थी बच्चों, प्राइस। गॉट इट क्लियर। कितनी डिग्रीज मैंने आपको पढ़ाई थी, हाउ मेनी डिग्रीज, 5। सबसे पहले हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक, फिर पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था हमने। इतना सबको याद हो गया पक्का। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सब में लॉजिक क्या था, द लॉजिक वॉज दिस, कि भाई प्राइस का जो चेंज था उसी के हिसाब से हम सब पढ़ रहे थे। तो हमने सो कॉल्ड इन इलास्टिक में क्या पढ़ा था, प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और क्वांटिटी में चेंज कम होगा। लिकर का प्राइस, अल्कोहल का प्राइस कितना भी ज्यादा बढ़ जाए, पीपल आर एडिक्टेड टू इट, क्या वो छोड़ देंगे ढेर सारा, नो। तो इनकी डिमांड क्या होगी मार्केट में, इन इलास्टिक। बट अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया, ढेर सारे कस्टमर भाग गए या आ गए। प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, ढेर सारे भागे। क्यों, क्योंकि मार्केट में इस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल बहुत अच्छे से है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूनिटरी इलास्टिक में पढ़ा था जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में। यहाँ पे पढ़ा था प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, फिक्स बेसिकली। यहाँ पे पढ़ा था कि गिवन प्राइस पे इनफाइनाइट खरीदेंगे,
बट थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो दुम दबा के भाग लेंगे। यही पढ़ा था ना? कितनी डिग्रीज थी? 5। इनकम इलास्टिसिटी की छोटी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं और आपको जान के बहुत खुशी होगी, मैं मरने नहीं वाला हूं। ओके, यहाँ पे डिग्री सिर्फ 3 है। सर वाई नॉट 5? अभी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा वाई नॉट 5। ओके, चलिए लिखिएगा। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ responsiveness of quantity demanded to the change in consumers income. So again ये आपको CUET में काम आएगा, आपके CA फाउंडेशन में काम आएगा, आपको ये सो कॉल्ड बहुत जगह काम आएगा। बस 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के जोन के बाहर है। समझ में आ गई बच्चों बात? पक्का? यहाँ पे सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों। कौन से 3 मेथड्स हमने यूज किए थे फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कौन कौन से मेथड थे बच्चों? परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही था, और ज्योमेट्रिक। यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आपको पढ़ना है एंड दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज मेथड। याद रहेगा? याद है इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी और क्या था कैलकुलेशन का फॉर्मूला? वहां पे सबसे पहले आप ईपी लिखते थे ना, वो प्राइस इलास्टिसिटी था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? EY, और Y किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनकम को। फॉर्मूला याद करिए, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है चिल्ड्रन। इनकम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ प्राइस, एल्स एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन। जैसे 2 प्राइस मानी थी, अब 2 इनकम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का? और यहाँ पे एज फार एज चिल्ड्रन डिग्रीज आर कंसर्न, व्हाट डिग्रीज? तो यहाँ पे डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको टाइप्स बता देता हूं। 3 तरह के गुड्स आपने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। कौन से 3 तरह के गुड्स थे चिल्ड्रन? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यही पढ़ा था हमने। एंड वी हैव स्टडीड कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी इनकी बढ़ जाएगी और इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और इनकी सेम रहेगी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली चिल्ड्रन, यहां पे जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट और अ नेगेटिव इफेक्ट? पॉजिटिव। इनकम के बढ़ने से आपकी जो गुड्स हैं घटिया वाले, आप उनकी डिमांड अगर कम करते हैं तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? बट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़े या घटे, द क्वांटिटी डिमांडेड से कोई मतलब नहीं है। इनकम बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस डिग्री इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इन इलास्टिक। बट अगेन इकोनॉमिक्स की बुक्स में कभी भी ये कॉम्पोजिशन रहा ही नहीं सिलेबस में। तो यहाँ पे बच्चों डिग्रीज सिर्फ आप 2 पढ़ेंगे। कौन सी 2 डिग्रीज पढ़ेंगे हम? एक आप पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और ये अप्लाई होती है ऑन व्हाट चिल्ड्रन? नॉर्मल गुड्स पे। एंड एक हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। कहां पे अप्लाई होती है? इंफीरियर गुड्स पे। तो जब आपको CUET में क्वेश्चन भी टेस्ट होगा इनकम इलास्टिसिटी का, दे वुड नेवर आस्क ये इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पे बकवास चलती नहीं है। यहाँ पे क्या चलता है लॉजिक? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है या नेगेटिव? लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए एंड यू हैपन टू स्पेंड मोर मनी ऑन द गुड्स, दोज गुड्स वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉर्मल। इनकम घट जाए और हम कम खर्च करें, इन गुड्स को क्या बोलते हैं? इंफीरियर। तो इनकम के बढ़ने से जो इलास्टिसिटी होती है इट इज पॉजिटिव
और इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, इट इज सेड टू हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पे ये परफेक्टली इलास्टिक, इनलास्टिक ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई कम होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई कम होता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनकम एंड क्वांटिटी नजर आ रहा है? चलो नजर आ रहा है। 100 रुपए आपकी कमाई थी, आप 20 यूनिट खरीद रहे थे, कमाई बढ़ के 120 हो गई, आपने 30 यूनिट्स खरीदने लग गए। इनकम इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। हो ना हो ये कौन से गुड्स होंगे? नॉर्मल गुड्स। सिमिलरली योर इनकम वाज 100, यू आर बाइंग 20 यूनिट्स, इनकम 120 हो गई, ये घटिया सामान है, सिर्फ 12 यूनिट खरीदेंगे। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंफीरियर गुड्स। समझ में आ गई बात सबको? पक्का? तो इनकम इलास्टिसिटी में आपको ये जो डिग्रीज हमने पढ़ी थी पहले, इनका एप्लीकेशन नेग्लिजिबल है। मेरी इनकम 10% बढ़ी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मेरी इनकम 10% बढ़ गई, मैंने 50% इन गुड्स को ज्यादा खरीद दिया। कितना? तो इनकम जितनी बढ़ी उसके मुकाबले में मेरा परचेज बहुत ज्यादा है, तो इनकम में चेंज कम और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा। तो हमें इसे क्या बोलना चाहिए? इलास्टिक। यहाँ ऐसा कम चलता है, ऐसा नहीं चलता। बेसिकली यहाँ पे क्या चलता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज्यादा चलता है। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? तो प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। चलिए, तो कॉन्सेप्चुअली व्हाट यू पीपल आर सपोज टू स्टडी फॉर योर सो कॉल्ड हायर स्टडीज, 11 में तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स हैं। इनकम के बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड बढ़ गई, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स एंड देयर इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड गिर गई, दोज गुड्स आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स एंड डिमांड इज नेगेटिव। इनकम बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। तो सर ये नहीं आएगा परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक एंड इलास्टिक? आएगा, बट जनरली पढ़ाई इसी चीज की है। तो मेरी इनकम 10% बढ़ी, मेरे खर्चे में 2% का चेंज आया। कितना? 2%। तो इनकम का चेंज ज्यादा है, बट क्वांटिटी में चेंज ज्यादा नहीं हुआ। तो यू कैन कॉल इट एज व्हाट? इन इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। माई इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%। व्हाट? 10%। अगर मेरा खर्चा भी बढ़ गया तो आंसर इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। मेरा खर्चा कम हो गया, आंसर इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी के केस में दिस कॉम्पोजिशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉम्पोजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि क्या है, आपको यहां पे नेचर ऑफ गुड्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, नेचर ऑफ गुड्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर यहां पे भी हम इसको इग्नोर करके इसी को पढ़ने लग जाएं तो डिट्टो प्राइस इलास्टिसिटी बन गया, फिर इनकम का मतलब ही क्या रहा? नहीं समझ में आई बात? अगर इनकम इलास्टिसिटी में मैं आपको ये पढ़ा दूं कि मेरी इनकम 10% बढ़ी, मेरा खर्चा 10% बढ़ गया, सर यूनिटरी इलास्टिक। मेरी इनकम 10% बढ़ी, मेरा खर्चा 25% बढ़ गया, सर इलास्टिक। मेरी इनकम 10% बढ़ी, मेरा खर्चा सिर्फ 2% बढ़ा, सर इन इलास्टिक। तो ये तो एकदम प्राइस इलास्टिसिटी की तरह हो गया, कट कॉपी पेस्ट हो गया। फिर नया क्या दिया इस लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में दुनिया को? तो कॉन्सेप्ट ये है चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन गुड्स, कि इनकम के बढ़ने से इफ द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दोज गुड्स आर नॉर्मल एंड इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। इनकम के बढ़ने से हम इग्नोर कर दें चीजों को, खरीदना या कम खरीदें, जिनको खरीदे तो उनको कम खरीद रहे हैं, दीज गुड्स आर इंफीरियर, और इलास्टिसिटी क्या है? नेगेटिव। तो लॉजिक समझ में आ गया क्यों हम इसको इग्नोर करके इसी पे फोकस कर रहे हैं? बिकॉज ये तो फिर कट कॉपी पेस्ट हो गया। फादर और फ्रेंड कैसे हो गया? फादर इन नीड इज फादर इंडीड, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। माय फ्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, माय फादर इज द बेस्ट फादर। माय फ्रेंड हैज 2 कार्स, माय फादर हैज 2 कार्स। तो फर्क क्या हुआ? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। गरीबी की हालत में वापस से वही घटिया सामान खरीदने लग जाएंगे, तो सो कॉल्ड इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगेन नेगेटिव। इसको भी लिख लेते हैं, एक ही बात है। इनकम बढ़ी और आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई और नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट गई, तो रेड रेड को कंपेयर करिए। इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई, क्या हुआ? ओ सॉरी, कम वाला जानना चाह रहे हैं, चलिए कम वाला बताते हैं। ऐसी क्या बात है, चीनी कम, इनकम कम हो गई, गरीब लोग वापस इसको खरीदने लग गए, इसको खरीदने की हैसियत नहीं है,
तो सो कॉल्ड इनकम के गिरने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। इनकम गिर गई, हम गरीब हो गए, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बोलने लगे चौराहे पे खड़े होके, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव। इनकम कम हो गई, पूरा एग्जांपल दिया था 3D में भाई, चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो इनकम जब कम हो गई, आप सामान भी तो कम खरीद रहे हो, कौन सा हुआ रिलेशनशिप, इनवर्स या डायरेक्ट? मैथ्स फिजिक्स नहीं पढ़े क्या 10वीं भैया? एक बार मैथ्स फिजिक्स और पढ़ लें लोग, अगर इतना मैथ्स फिजिक्स नहीं आता तो नहीं पढ़ पाएंगे कॉमर्स। इनकम कम हो गई और आपकी गुड्स की डिमांड भी कम हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स है? डायरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? तो वो सेम ही रहेगा, वो गलत नहीं हो पाएगा कभी भी। नॉर्मल गुड्स पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और इंफीरियर गुड्स पे हमेशा, कैसे याद कर रहा है ये भी बता देता हूं, इंफीरियर और इनवर्स, इंफीरियर और इनवर्स। चला गया बुद्धि के यूनिवर्स में। तो कमाई बढ़ गई, यू आर बाइंग मोर ऑफ विच गुड्स एंड लेस ऑफ विच गुड्स, समझ में आ गया? तो इनकम के बढ़ने से ज्यादा गुड्स खरीदने लग गए, इलास्टिसिटी कौन सी हो गई? पॉजिटिव। रईस हो गए हैं, पहले ठेले पे चाट खाते थे, अब हल्दीराम के कैफेटेरिया में जा रहे हैं, तो ठेले वाली चाट क्या हो गई? इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ गई, हल्दीराम पे चाट खाने लग गए, क्या हो गया? सिंपल एज दैट। उल्टा कर दीजिए, गरीब हो गए, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, सर ने फोन कर दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए गए। पहले कुछ चोरी चकारी करके अरेंज कर लेते थे घर में, अब जो घर ही ना तो चोरी चकारी कहां से करेंगे? तो योर इनकम थ्रू चोरी हैज गॉन डाउन। इनकम कम हो गई, वापस से घटिया सामान की खरीदना की प्रैक्टिस ज्यादा हो गई, ऑपोजिट रिलेशनशिप है ना, क्या हो गया? नेगेटिव। इनकम गिर गई, इस सामान को खरीदना भी कम कर दिया, क्या हो गया? सिंपल एज दैट। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझे? समझ गए, चलिए इसको क्लियर कर दूं स्क्रीन को, पक्का? चलो न्यू हेडिंग लिखे सब लोग, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा। राम राम सत्य। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पीपल रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ पेप्सी एंड कोक चिल्ड्रन? सो अगर मैं बात करूं अ प्रोडक्ट लाइक फैंटा, कौन बनाता है इसको? पेप्सी या कोक? फैंटा कौन बनाता है? फैंटा कोक की आती है, पेप्सी की आती है? चलिए कंफ्यूजन है तो हटा ही देते हैं। चलो, स्प्राइट ये कोक बनाता है, और 7 अप पेप्सी, लहर 7 अप आती थी ना पहले, तो 7 अप पेप्सी बनाता है और स्प्राइट कौन बनाता है? कोक। तो ये कोक का प्रोडक्ट है और ये पेप्सी का प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? लोगों को स्टोरी पता है पेप्सी और कोक इंडिया में कैसे आए थे? 1991 से पहले अगर आपको कोल्ड ड्रिंक कोक या पेप्सी पीनी होती थी तो नियरेस्ट आपको गोरखपुर नेपाल बॉर्डर तक जाना पड़ता था। नौतनवा बॉर्डर जो है, बिहार से बॉर्डर लगे होते हैं। इंडिया में कोक और पेप्सी जैसी चीजें अवेलेबल नहीं थी। समझ में आ गया? उसके बाद जब इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया तो कोक वालों ने इंडिया में कंपनी खरीदी, उस कंपनी का नाम था कैंपा कोला, जिसको रिसेंटली अभी रिलायंस ने खरीद लिया है, जो कैंपा के नाम से भी आ रहा है ना। तो कैंपा कोला कंपनी हुआ करती थी। तो कोक वाले जब इंडिया में आए तो उस समय तो स्वदेशी का चलन था, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, 90s वगैरह में भी काफी था कि भाई बी इंडियन बाय इंडियन ऑल दैट का रहता था। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये फॉरेन प्रोडक्ट हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोक वालों ने अकल लगाई, कैंपा कोला कंपनी के प्रोडक्ट्स आते थे, कैंपा कोला, गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्सअप। इन्होंने हर बॉटल पे ये लिख के बेचना स्टार्ट कर दिया, थम्सअप पे अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, लिम्का की बॉटल पे भी अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, थम्सअप की बॉटल पे भी अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। और लोगों को लगा नहीं 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 ये वही कंपनी, इनका नाम बदल गया है। एक्चुअली नई कंपनी जब खरीदा तो उन्होंने अपना नाम ऐसे रख दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे आप एक दुकान खोले घर वालों से लड़ाई करके, अब आपकी दुकान चल ही नहीं रही है, तो आप दुकान नीचे लग रहे हैं, वही गुप्ता जी की पुरानी दुकान, मीठा पकवान, हो जाएंगे सब खा के खाना इसका धनवान। तो लोग आने लग गए। तो जब थम्सअप पहले भी आती थी 91 से पहले और 91 के बाद भी आती थी, तो थम्सअप में क्या लिख के आने लग गया? प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। तो बैल बुद्धि हिंदुस्तानियों ने क्या सोचा कि कोको कोला कंपनी उस कंपनी का नाम हो गया जो थम्सअप बेचती थी। तो रियलिटी में ऐसा नहीं था। थम्सअप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का ये कैंपा कोला कंपनी के प्रोडक्ट्स थे। इनको इंडिया में किसने खरीद लिया? कोक वालों ने।
और अपने प्रोडक्ट को इन्हीं के नाम के साथ टैग लाइन लगा के बेचने लग गए। धीरे धीरे कंट्री में ये फेमस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैंपा कोला वालों ने ये 3 ब्रांड्स कोक वालों को बेचे थे, बाकी 2 नहीं बेचे। वो कैंपा के नाम से कोल्ड ड्रिंक लाते थे, बट कोक वालों की इतनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इतना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट कि लोग कैंपा कोल्ड ड्रिंक पीनी भूल गए और कंपनी धीरे धीरे बंद हो गई। बट जो पुराने लोग हैं उनको आज भी नाम याद है, पापा मम्मी से पूछिएगा बताएंगे आपको। तो रिलायंस वालों ने सोचा चलो हम कुछ करते हैं, तो फैक्ट्री वगैरह, लैंड वगैरह, ब्रांड इमेज वगैरह तो हिंदुस्तानियों की नजरों में शुरू से बसी हुई है, तो उन्होंने कैंपा के नाम से प्रोडक्ट निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, तो बच्चों कोक और स्प्राइट को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों कमोडिटीज एक ही तरह का सेटिस्फैक्शन देते हैं, यस और नो? Any two commodities giving same type of satisfaction are children called as which type of goods? Yes, very good, very good, very good. They are called as substitute goods. जिनको नहीं याद आया कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में नंबर कम आएंगे, याद आ जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? इन्हें क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट गुड्स। लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल बच्चों, लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। प्राइस ऑफ पेप्सी एंड कोक, प्राइस ऑफ पेप्सी एंड कोक। 10 रुपए की, सॉरी, स्प्राइट एंड 7 अप दोनों 10-10 रुपए की थी। लोग स्प्राइट की 100 बॉटल खरीदते थे और पेप्सी की 80। स्प्राइट अभी भी चिल्ड्रन 10 रुपीज की है, whereas 7 अप पेप्सी की 12 रुपए की हो गई। पब्लिक क्या करेगी? स्प्राइट खरीदेगी ना। क्यों स्प्राइट खरीदेगी? वो रिलेटिवली सस्ती है और 7 अप रिलेटिवली महंगी है। तो ये पेप्सी वाले सारे कस्टमर कहाँ चले आएंगे? कोक खरीदने। कोक की बिकने लग गई 250 बॉटल। कितनी बॉटल? 250। और इसकी बिकने लग गई सिर्फ 10। तो व्हाट हैपेंड? इधर इसका प्राइस बढ़ा बच्चों और इधर इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। So with the increase in the price of Pepsi 7 Up, quantity of Coke increases. तो again children, यहां पे भी लॉजिक अप्लाई होगा। What? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पेट्रोल एंड कार्स। The price of petrol and the quantity, price of cars and the quantity. पेट्रोल 90 रुपीज लीटर था और कार 10 लाख की थी। 1000 यूनिट्स लोग खरीदा करते थे गाड़ियों की और पेट्रोल लेते थे 20,000 लीटर्स। पेट्रोल का दाम बढ़ के 98 रुपीज लीटर हो गया, whereas कार मार्केट में अभी भी 10 लाख की है। तो बच्चों पेट्रोल महंगा होगा तो पीपल विल बाय मोर ऑफ पेट्रोल और लेस ऑफ पेट्रोल? पेट्रोल तो कम, पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल होता है। लोग पेट्रोल तो कम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इस कंटेंट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बट हम आपसे ये पूछना ही नहीं चाह रहे हैं। हम क्या पूछना चाह रहे हैं? जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल ड्रिवन कार्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी या इलेक्ट्रिक और सीएनजी की? इलेक्ट्रिक और सीएनजी की। मतलब पेट्रोल व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में एकदम से कम हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ आपके पेट्रोल का प्राइस बच्चों बढ़ गया या घट गया? The price of petrol has gone up. As a result, what happens to the so-called quantity demanded for cars, children? कम हो गई। This is called as negative cross elasticity. I repeat children, called as what? Negative cross elasticity. कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा? सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। फॉर्मूला होता था चिल्ड्रन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। यस और नो? यस और नो? अब क्वांटिटी कमोडिटी एक्स की होगी और प्राइस कमोडिटी वाई का होगा। सेम फॉर्मूला है। एक्स कमोडिटी अगर आप 7 अप लेते हैं तो प्राइस कोक का होगा। एक्स कमोडिटी कार लेते हैं तो प्राइस किसका होगा? पेट्रोल का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई?
फॉर्मूला याद होगा लोगों को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। वो फॉर्मूला यहां चेंज होके क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई। तो ऐसे बच्चों कौन से गुड्स हुआ करते थे जहां पे एक दूजे के लिए है, मेड फॉर ईच अदर, हाँ डिसेंट्री मत बोल दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इनकी डिमांड अगर आपको याद हो तो मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा भी है, कंटेंट शायद लोगों ने पढ़ा होगा। द डिमांड वॉज कॉल्ड एज ज्वाइंट डिमांड। ये कभी अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अब मोहल्ले में ही सर 5 लीटर पेट्रोल एक आदमी लेके आया था, अपने ऊपर छिड़क के आत्महत्या कर ली उसने, तो वहां पे मैच स्टिक फिर ज्वाइंट डिमांड, समझ में आ गया। तो मैच स्टिक और पेट्रोल से आत्महत्या करने का स्टाइल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आत्महत्या का प्लान कुछ दिन के लिए डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। समझ में आ गया बच्चों। तो इसी के साथ आपका पूरा तरह से डिमांड चैप्टर होता है समाप्त। अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे कितना खाना खाने में पेट भर जाता है, कब तक आप चरते रहेंगे, 25 रोटी खा के डकार मारेंगे कि 2 में ही बोल जाएंगे। ठीक, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।